आपकी आवाज़ ये खास मुलाकात में आज मुलाकात कर रहे हैं रामोता जी मीणा से। रामोता जी, आप सवाई माधोपुर से हैं और हाल ही में राजस्थान सरकार ने पर्यावरण ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जो वृक्षारोपण अभियान चल रहा है वो आप देख रहे हैं। रामोता जी, आपका स्वागत है आपकी आवाज़ पे। थैंक यू। किस तरह से मतलब ये पर्यावरण ब्रांड एम्बेसडर बन गए, क्या इसमें क्या गतिविधियाँ और क्या कार्य कर रहे हैं? और मैं चाह रहा हूँ इससे पहले आप हमारे व्यूवर्स को अपना परिचय दें। कौन कौन सी पोस्ट पे आप बीजेपी में कार्यरत रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं बीजेपी? जी, मेरा रामअवतार मीणा नाम है। मैं सवाई माधोपुर ज़िले की बोली तहसील में रहता हूँ और मैं बचपन से संघ का आरएसएस का कार्यकर्ता रहा हूँ, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ। मैं प्रदेश स्तर तक विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया है। उसके बाद मैं सवाई माधोपुर ज़िले का जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा रहा हूँ, ज़िले का सेक्रेटरी रहा हूँ पार्टी में, और भारतीय किसान संघ का जिलाध्यक्ष रहा हूँ। मीणा समाज का मैं अखिल भारतीय मीणा संघ का अभी वर्तमान में जिला अध्यक्ष हूँ। उड़ान हमारा एक अनुसूचित जाति जनजाति का संगठन है, उसका प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। अभी 11 जुलाई को राजस्थान सरकार ने मेरे को पर्यावरण का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अभी इस ब्रांड एम्बेसडर बनाने के पीछे गवर्नमेंट ने मेरा जो है बायोडाटा देखा है, पूरा बैकग्राउंड देखा है कि मैं पिछले 4 सालों तक पर्यावरण का लिए मैंने जोरदार काम किया, अच्छा काम किया था। क्या काम किया जोरदार? किसान किसान मोर्चे का प्रदेश मंत्री में बना था। तब से मेरे को पार्टी ने वृक्षारोपण अभियान का भी प्रभारी राजस्थान का बनाया। तो राजस्थान के लगभग 20-22 जिलों के अंदर मैंने 22 जिलों के अंदर 4.5 लाख पौधे संगठन के माध्यम से लगवाए थे। संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से मैंने लगवाए थे किसान मोर्चे में रहते हुए। और व्यक्तिगत स्तर पर भी मैंने पिछले 10 साल के अंदर सवाई माधोपुर सहित आसपास के जिलों में मैंने व्यक्तिगत स्तर पर भी लगभग 2000 पौधे लगाए थे, जिनमें से 80% पौधे 10 साल के अंदर जिंदा है, खूब बड़े बड़े हो रहे हैं। और आज हम उनके कई फलदार पौधे थे, उनके फल भी हम खा रहे हैं। हमारी जब कोई पार्टी साइटी मीटिंग होती है तो हम वहाँ पर पार्टी की मीटिंगें भी आयोजित करते हैं। हमारे सामूहिक कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ उनकी छाया में बैठ कर करते हैं। इसलिए सरकार ने मेरा बैकग्राउंड देख करके, मेरा बायोडाटा देख करके, मैंने वो सारी चीज़ें बायोडाटा के अंदर लिख रखी है। तो सरकार ने मेरे को 11 जुलाई को इसका ब्रांड एम्बेसडर पर्यावरण का बनाया है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी मदन दिलावर जी का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य माना। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो आज के समय की ज़रूरत है, देश की, समाज की और वैश्विक स्तर पर जिस चीज़ की आवश्यकता है, उसका मेरे को ब्रांड एम्बेसडर बना करके जो मान दिया है, सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे प्रदेश के पार्टी के नेतृत्व का और राजस्थान की सरकार का। किस तरह से अभी आप देख रहे हैं सवाई माधोपुर जो सीट्स हैं उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या क्या समस्या है समाज, क्यों आप सवाई माधोपुर जी से जी 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 किसान मोर्चा में भी आपने काम किया है, युवा मोर्चा में भी आप काम किया है, तो किस तरह से सवाई माधोपुर की समस्याओं का क्या निजात अभी 25-30 सालों में जो राजनीति रही है, कौन अभी कौन सवाई माधोपुर से कौन एमएलए हैं? जी देखिए, मेरी जो विधानसभा है, मेरी होम विधानसभा तो बामनवास है जो रिजर्व है एसटी के लिए। सवाई माधोपुर हमारी जनरल सीट है, खंडार हमारी एससी की है और गंगापुर सीट जनरल सीट है। 2 जनरल सीट है, गंगापुर सवाई माधोपुर, खंडार एससी के लिए और बामनवास एसटी के लिए। मेरी विधानसभा बामनवास है जो रिजर्व एसटी के लिए है। मैं बात सवाई माधोपुर की करूँ तो वहाँ हमारे सम्मानीय नेता किरोड़ी लाल जी विधायक और मंत्री हैं वहाँ से, और पार्टी के और समाज के बहुत बड़े नेता हैं जो अपनी ताकत रखते हैं समाज में और राजस्थान में अपनी ताकत रखते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि वो हिंदुस्तान के बड़े नेता हमारे एसटी समाज में है और उनका पूरा समाज भी सम्मान करता है और वो एक ताकतवर नेता के रूप में है। तो वो एक ज़मीनी नेता भी है और उन्होंने सवाई माधोपुर के लिए वर्षों से अपना कर्म क्षेत्र मान करके वहाँ काम किया है। खंडार से हमारे जितेंद्र जी गोठवाल जी हैं जो 2 चुनाव जीते हैं, एक बीच में वो हार गए थे, लेकिन एनर्जेटिक वो हमारे लीडर हैं और पार्टी में भी प्रदेश के महामंत्री भी हैं। एससी समाज के वो उभरते हुए नेता हैं। आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बामनवास है। अब बामनवास कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी हमारा एमएलए नहीं है, अपोजिशन की है एमएलए। पिछली बार भी हम वहाँ हार गए थे, इस बार भी हम हार गए, लेकिन वहाँ जो है एसटी बाहुल्य इलाका है और वहाँ बड़े चैलेंज है। लेकिन हमने वहाँ पर, मैंने भी पिछले 2013 में भी, 18 में भी और 23 में मैंने 3 बार टिकट मांगा है। कुछ परिस्थितियाँ रही, पार्टी हमको
टिकट नहीं दे पाई, लेकिन मैं संगठन में पूरी जिम्मेदारी से, पूरी निष्ठा से, समर्पित भाव से आज भी काम कर रहा हूँ। और मैं संघ से निकला हुआ, संघ की शाखा से निकला हुआ कार्य करता हूँ। समाज में, एसटी समाज में भी मेरी पकड़ अच्छी है, क्षेत्र में भी अच्छी पकड़ है। किसानों के लिए मैंने बहुत काम किया है, जवानों के लिए बहुत काम किया, स्टूडेंटों के लिए बहुत काम किया। इसलिए हर घर के अंदर मेरा कार्यकर्ता है, विधानसभा क्षेत्र के अंदर। हाँ, मेरी बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी फौज है। किस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है अभी? बामनवास विकास की रफ्तार जिस गति से होनी चाहिए थी पिछले वर्षों में, मैं तो आज़ादी के बाद से कहता हूँ, वो नहीं हो पाई है। अब ज़रूर कुछ हालात सुधरे हैं। अभी बामनवास के अंदर किसानों की सबसे बड़ी समस्या है वो सिंचाई के पानी की समस्या है कि वहाँ मोरेल डैम बना हुआ है, तो मोरेल डैम बना हुआ तो सिंचाई होती है सवाई माधोपुर ज़िले के अंदर। लगभग वो 70-80 गाँवों की सप्लाई होती है पानी की, लेकिन वो बना हुआ दौसा जिले के अंदर है, कंट्रोलिंग दौसा जिले के कलेक्टर के पास है, और सप्लाई होती है सवाई माधोपुर में। तो वहाँ कभी झगड़े टंटे होते हैं कि भाई हम जब ज़रूरत पड़ती है तो परमिशन सवाई माधोपुर कलेक्टर से नहीं, दौसा कलेक्टर से लेनी पड़ती है, तो वो राज्य सरकार के स्तर से मिलती है। और वहाँ पर भी जिन ज़रूरतमंद जो उसके नीचे जस्ट बांध के नीचे के गाँव हैं, लगभग 30-40 गाँव हैं, वो आज भी पानी सिंचाई से वंचित है। उनको नहर के माध्यम से आज भी पानी नहीं मिला। उस बांध से सबसे पहले प्राथमिकता है कि उन गांवों को मिले जो बरनाला तहसील के हैं, कुछ मोली तहसील के गांव हैं, उनको पानी की आवश्यकता, बहुत ज़रूरत है पानी की, और वो उनको नहीं मिल पा रही। उसके लिए मैंने संघर्ष भी किया था, एक हमारी संघर्ष समिति भी बनी थी, उसके माध्यम से भी किसान संघ का अध्यक्ष रहते हुए भी मैंने बड़ी डिमांड करी थी। उस समय काफ़ी ज्ञापन भी सरकार को हमने दिए थे, लेकिन अभी कोई व्यवस्थाएँ वहाँ नहीं हो पाई। क्या समस्या है अभी देखा जाए तो वहाँ पर रोजगार की बड़ी समस्या है। हमारे क्षेत्र के अंदर रोजगार का कोई अवसर नहीं है। मेरी इच्छा है कि अगर मैं तो स्पष्ट कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सरकार को भी निवेदन करूँगा और क्षेत्र की जनता को कहूँगा, यदि मैं जनप्रतिनिधि होता और विधानसभा में सदन में पहुँचता तो सबसे पहले रोजगार की बात मैं युवाओं के लिए करता। किस तरह से करते हैं आप? वहाँ पर मैं सदन के प्रतिनिधि हैं कि नहीं? प्रतिनिधि तो है ही ना बीजेपी से ही। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, सरकार भी आपकी है, तो आप किस तरह से रोजगार की समस्याओं? देखिए, मैं चुनावा जनप्रतिनिधि, क्यों नहीं आप क्यों नहीं कर पा रहे? मैं चुनावा प्रतिनिधि होता तो 20 साल से राजनीति को दिए हैं, क्या सरकार आपकी बात नहीं मानेगी क्या? मैं चुनावा जनप्रतिनिधि होता तो मैं जिन मुद्दों पर मैं लड़ा हूँ पिछले 10 साल में, 20 साल में, उन मुद्दों को सदन के पटल पर रख करके मैं कहता गया। उनमें रोजगार का बड़ा मुद्दा था ना। मैं कह रहा हूँ कि हमारे वहाँ रोजगार का मुद्दा नहीं, लोग पलायन करके कहीं जयपुर निकल गए, दिल्ली निकल गए, अन्यत्र जिलों में निकल गए। समाधान कैसे हो? समाधान ये हो कि वहाँ पर ऐसा कोई बड़ा उद्योग है जहाँ लगभग 8 से 10 हज़ार लोगों को रोजगार मिले, और 8 से 10 हज़ार परिवार जब जुड़ जाएंगे तो बड़ा उद्योग होना चाहिए। हाँ। अभी वहाँ रिको आया है, अब रिको के अंदर इंडस्ट्री एरिया आए। अभी हमारे वहाँ मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को और जो हमारे सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी को, उन्होंने 8 लाइन वहाँ से निकाला, दिल्ली टू मुंबई भारतमाला प्रोजेक्ट बना। वो दिल्ली टू मुंबई की हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। हाँ, डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो गई। अब वहाँ अभी हमें पता चला है कि इंडस्ट्री आने की तैयारियां हो रही है, बड़े बड़े उद्योगपति वहाँ आ रहे हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि तत्काल उनको वहाँ आमंत्रित किया जाए, बुलाया जाए। हमारे क्षेत्र के लोग स्वागत करते हैं अगर सरकार ऐसा कोई फैसला लेती है तो। एग्रीकल्चर जोन है सवाई माधोपुर पूरा जिला? हाँ, हमारा पूरा एग्रीकल्चर का जोन है। वहाँ पे शायद अमरूद की खेती काफ़ी अच्छी। सवाई माधोपुर जिला राजस्थान का अमरूद का हब है। तो बामनवास में भी अच्छा होगा? बामनवास इस क्षेत्र में कम है, वो सवाई माधोपुर विधानसभा में अच्छा है उसका। भोंली और गंगापुर और बामनवास में भी अमरूद की अब फसल बड़ी है। हमारा एरिया बड़ा है, रकबा बड़ा है। मुख्य रूप से तो वहाँ सरसों, चना, गेहूँ ये फसल होती है। सरसों, चना, गेहूँ ये वहाँ की मुख्य रबी की फसल है। खरीफ में ये बाजरा है, उड़द है, मूंग है। इंडस्ट्रियल जोन न गंगापुर में है, न सवाई माधोपुर में है, न बामनवास में है। सवाई माधोपुर में एक फैक्ट्री थी, सीमेंट फैक्ट्री। रोजगार बढ़ाने की बात करें, रोजगार देने की बात। अब मैं जिले की बात करूँ तो सरकार को सोचना चाहिए कि सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी कोई बड़ा उद्योग आना चाहिए। वहाँ हमारा रणथंबोर टाइगर प्रोजेक्ट है, जहाँ बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन उसमें जितने अवसर लोगों को मिलना चाहिए था, स्थानीय लोगों को, वो नहीं मिल पा रहा। वहाँ पर जो होटलें हैं उनमें भी बाहर के लोगों को बुलाया जा रहा है, उनको रोज़गार दिया जा रहा, उन्हीं को होटलों में ला करके रोज़गार दिया जा रहा। हमारे क्षेत्र के लोगों को इतना वहाँ फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, रणथंबोर में जो है पर्यटक आते हैं, तो पर्यटक तो बाहर के आते हैं, गवर्नमेंट को इनकम होती है, हमारे सीधे लोगों को तो इनकम नहीं होती है। तो बढ़ता है ना, टूरिज्म से जो पर्यटक आते हैं, सारी चीज़ें व्यवस्थाओं से वो मान सकते हैं 5% लोगों को रोज़गार मिल रहा है। बाकी का अगर इंडस्ट्री आती है तो वहाँ हज़ारों लोगों को मिलेगा। जैसे ये हमारी सीमेंट फैक्ट्री थी,
तो इसमें लाखों लोगों को रोजगार था। सीमेंट फैक्ट्री कहाँ थी? सवाई माधोपुर हेडक्वार्टर पर सीमेंट फैक्ट्री थी, अच्छा, त्रिशूल चाप सीमेंट था। अभी क्या बंद हो गया? अभी वो बंद है, लगभग 30-40 सालों से बंद हो गई। एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री थी, उसके लिए डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने बड़ा संघर्ष किया था। अब नहीं होगा ना कुछ नहीं, वो सुनसान पड़ी हुई है, वो कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। तो आप युवा हैं तो किस तरह से देखते हैं युवाओं को अगले जो 2028-29 जो 29-30 में जो 28-29 में जो इलेक्शन आ रहा है, और अभी बात कर लेते हैं जो अभी हाल फिलहाल जो आंदोलन चल रहे हैं, आरक्षण को देना नहीं देना, सुप्रीम कोर्ट का अभी जो डिसीजन आया कि आरक्षण को और मतलब उसको और कैटेगराइज किया जाए और उसको मतलब जिन लोगों तक अभी तक आरक्षण नहीं मिला उनको फ़ायदा दिया जाए, कि जो ST SC की जो क्रीम ले रहा है उसको अलग हट के जिनको फ़ायदा नहीं मिला उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। आपका क्या कहना है? जी देखिए, आपने युवाओं की बात करी तो ये देश हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा युवाओं का देश है, और युवा ही देश की दशा और दिशा को बदलते हैं, समाज में क्रांति पैदा करते हैं और नए आयाम युवा ही स्थापित करते हैं। आज देश को और समाज को सबसे ज़्यादा, राजनीतिक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा मैं, हर क्षेत्र में युवाओं की ज़रूरत है। और युवा ऊर्जावान होता है और वो देश के लिए सोचता है, समाज के लिए सोचता है, हर कुछ कर गुजरने की वो क्षमता रखता है। मैं भी युवा हूँ, मैं बचपन से ही राजनीतिक क्षेत्र में, मेरे परिवार में रिश्तेदारी में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, पर्सन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद न जाने क्यों मेरे मन के अंदर गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए संघर्ष करने का एक जज्बा पैदा हुआ। और मैंने मेरा जितनी क्षमता थी उतने संघर्ष किए, काफ़ी बड़े आंदोलन भी किए, कई धरने प्रदर्शन आंदोलन, कई बार मेरे मुकदमे भी लगे, कई बार लाठीचार्ज भी हुआ, सबको मैंने सहन किया। और मैं इकलौती संतान माता पिता के होने के बावजूद मैंने अपने व्यक्तिगत कैरियर को छोड़ करके समाज हित के लिए, गरीबों के हित के लिए कांटों भरा रास्ता मैंने चुना। इसके पीछे मेरा लॉजिक यही था कि मैं इस धरती पर, मेरे को भगवान ने जन्म दिया है तो मैं दूसरों के लिए जीने के लिए आया हूँ, मैं संघर्ष करके लोगों को न्याय दिलवाऊंगा, और वो मैं करता हूँ। और वही मेरे मन को तसल्ली मिलती है। शाम को जब मैं घर पहुँचता हूँ तो 2 लोगों का, 4 लोगों का भला करके पहुँचता हूँ तो मैं सुकून से खाना खा लेता हूँ और नींद आराम से आ जाती है। जिस दिन मैं किसी का भला नहीं कर पाता, जिस दिन 5 लोगों के लिए फ़ोन नहीं करता। अभी जो MP इलेक्शन में जो सीटों का हेरफेर हुआ, 11 सीटें आपने खो दी। जो 25 राजस्थान से MP जाते थे BJP से, तो वो 25 की जगह अब 14 रह गए जी। तो किस तरह से, क्योंकि आपका क्षेत्र 200 माधोपुर की सीटें ज़्यादा गई, तो किस तरह से आप देखते हैं क्यों गई वो सीटें? देखिए, और क्या कारण रहे? क्या संगठन ने काम नहीं किया? क्या जो लीडर हैं, जो ऑलरेडी उस क्षेत्र में हैं लीडर, उन्होंने सहयोग नहीं किया? क्या? देखिए, पार्टी के सब कार्यकर्ताओं ने काम किया है और लीडर्स ने भी सबने काम किया है, लेकिन कुछ गलतियाँ जो छोटी मोटी थी। की बात करें, कौन सी गलतियों की बात करें? मैं निचले स्तर पर, कि निचले स्तर पर जैसे हमारी सरकार बदली थी उस समय तत्काल कुछ बदलाव हम कर देते ब्यूरोक्रेसी के अंदर, तो हमको उसका बेनिफिट होता है। ब्यूरोक्रेसी ने हमको डिस्टर्ब किया है, ब्यूरोक्रेसी ने भी डिस्टर्ब किया है। वो लोग कांग्रेस के लगाए हुए सारे प्रशासनिक अधिकारी, नीचे तक का कैडर कांग्रेस का था। उससे क्या फर्क पड़ेगा? ब्यूरोक्रेसी तो उससे हमको नुकसान हुआ। एक नुकसान। दूसरा है कि ये जो कांग्रेस की अपोजिशन पार्टियों ने एक गठबंधन इंडिया नाम से बना करके कहा कि भाजपा दोबारा सत्ता में आ गई तो रिजर्वेशन को खा जाएगी। एक ऐसा भ्रम इस देश के अंदर फैलाया जो एक सफ़ेद झूठ कह सकते हैं जिसको। तो उस भ्रम को, उस मायाजाल को आप तोड़ उसको हम तोड़ नहीं पाए। इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि समाज के अंदर ये जो SC ST के लोगों के बीच में जो भ्रम फैला, उसमें कुछ ऐसे कमियां रह गई आपकी। हाँ, ये कमी हमारी रही है कि हम उसको क्रॉस नहीं कर पाए, उसका काउंटर नहीं कर पाए। एक तो ये रहा। मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि मेरे रहते हुए रिजर्वेशन को कोई नहीं छेड़ सकता, लेकिन उसको भी हम लोग नहीं बुना पाए, लोगों के बीच में नहीं कह पाए, अच्छे ढंग से नहीं कह पाए। तो ये हमारी कमी रह गई कि हम जनता को समझा नहीं पाए। बाकी कुछ जो गलतियां रही है, सीट सिलेक्शन का भी बड़ा मुद्दा है। ये नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ पर कैंडिडेट चयन में भी कहीं जगह पर मैं मान सकता हूँ कि चूक हुई है। जहाँ बदलाव होना चाहिए था, प्रॉपर बदलाव नहीं हो पाया। अब राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय था, वो कैसे किया उन्होंने, हमने तो उनका सम्मान किया निर्णय का। लेकिन मैं मान सकता हूँ जनता में अब जो बातें निकल के आती है तो कहते हैं कि अगर वो कैंडिडेट नहीं होता तो यहाँ जीत जाते हम। तो करोड़ीलाल मीणा ने तो उनकी बड़ी मतलब कहा कि अगर ये सीटें नहीं निकलती तो मैं
इस्तीफा दे दूंगा मैंने। किरोड़ी लाल जी जबान के पक्के लीडर हैं। दिया भी इस्तीफा, लेकिन अभी वो बरकरार है। हाँ, किरोड़ी लाल जी सदैव अपनी बात के लिए बात के धनी रहे हैं और उन्होंने जो कहा किया है, उनको चाहे कितने ही कांटों भरे रास्ते पर निकलना पड़े, उन्होंने कभी पद की और सत्ता की लालसा नहीं रखी। वो कहते हैं जो करते हैं। मोदी जी ने उनको जो कहा था कि भाई ये सीटें आपको जीत के लानी है, ये नहीं आ रही। मीणा जो लास्ट 30-40 साल से राजनीति में हैं, तो सरकार होने के बावजूद भी सीट नहीं निकाल पाए। ये बात मैंने कहा ना, ये मैं कहता हूँ, कई बार किरोड़ी लाल जी ने भी इसका स्पष्टीकरण दिया है कि हमारे लोग समझ ही नहीं पाए। कि हमने भी कई बार, किरोड़ी लाल जी ने भी बड़ी बड़ी सभाओं में समाज के सामने भी कहा कि भाई मेरे रहते हुए, किरोड़ी लाल मीणा के रहते हुए कोई रिजर्वेशन को नहीं छेड़ सकता और मोदी जी के रहते हुए कोई रिजर्वेशन को नहीं छेड़ सकता। लेकिन फिर भी लोगों ने उनको अनसुना कर दिया, वो स्वीकार नहीं कर पाए। इस वजह से वो झेलना पड़ा। और किरोड़ी लाल जी बड़े नेता है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। और मैं तो उनसे भी अपील करूंगा कि उनको जनहित के अंदर, किसानों के हित के अंदर, राजस्थान के हित के अंदर, और मैं कहता हूं कि समाज के हित के अंदर उनको अपना इस्तीफा वापस लेकर के और मुख्य धारा में जुड़ करके, पार्टी के साथ जुड़ कर, सरकार के साथ जुड़ करके और राजस्थान की वापस ताकत को संगठित करके। आपकी सरकार है, किस तरह से क्षेत्र के विकास की और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे व्यवस्थाएं हैं जिनको आप सवाई माधोपुर और सराउंडिंग। हमारी सरकार ने बहुत जोरदार एक निर्णय किया है, ERCP, जो बहुत बड़ा इशू है और जिसको कांग्रेस ने फुटबॉल बनाए रखा। 5 साल लटकाए रखा, अटकाए रखा, भटकाए रखा, लोगों को, जनता को गुमराह किए रखा, किया कुछ नहीं है। अब आ रहा है पानी। और ERCP को लागू करके अभी हमारा वो तैयार, DPR में कुछ संशोधन होने तो हो रहे हैं और उसके लिए बजट का भी सैंक्शन किया। और उसका अभी प्रशासनिक स्तर पर, सरकार के स्तर पर बड़े अच्छे ढंग से तैयारियां चल रही है। और मुझे उम्मीद है कि उपचुनाव के बाद में इस पर युद्ध स्तर पर काम शुरू होने वाला है। और हमारी सरकार ने ये तय किया है कि आने वाले 5 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट को हम पूरी तरीके से धरातल पर उतार देंगे। मोदी जी ने जो 10 साल में अभी जो केंद्र से जो योजनाएं चलाई या जो काम किए, उन कामों को आप किस तरह से देखते हैं? मोदी जी ने जो देश हित में काम किए हैं और हिंदुस्तान की पूरी दुनिया के अंदर जो धाक जमाई है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। और मोदी जी ने जो स्कीम से चलाई है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, किसान सम्मान निधि की योजना हो, चाहे भारतमाला जैसे बड़े प्रोजेक्ट हों, ERCP को स्वीकृति देना हो, या और भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारी स्कीम्स है जो जनहित के अंदर, देश के हित के अंदर, गरीब के हित के अंदर, आल समाज के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है और उनसे लोगों को ताकत मिले। और इतना बड़ा मुद्दा बन गया, आखिर मोदी जी ने इतनी बढ़िया मतलब योजनाएं चलाई, राम मंदिर बनवा दिया है, हाईवेज बना दिए, रेलवेज पे अच्छा काम किया, रेलवेज का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, और मतलब जो जिस तरह के आरोप लगते थे भ्रष्टाचार के, उन आरोपों से दरकिनार, भ्रष्टाचार तो मोदी जी ने खत्म कर दिया, विकास की गंगा बहा दी, GST लागू कर दिया, जहाँ 1,60,000 1,70,000 करोड़ महीने का कलेक्शन हो रहा है। उसके बावजूद भी आज 70 साल बाद भी क्या आरक्षण इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि बीजेपी को हार का मतलब इस तरह की सीटों का सामना करना पड़ा। 240 जहाँ 400 की उम्मीद थी, वहाँ 240 सीटें आई। देखिए, रिजर्वेशन एक सेंसिटिव मुद्दा है। समाज से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस सेंसिटिव मुद्दे पे आपकी पर्सनल राय क्या है, और क्या आरक्षण आज की समाज की ज़रूरत है, या आरक्षण से ज़्यादा शिक्षा पे ध्यान दिया जाए? क्यों नहीं शिक्षा, और उसको युवाओं को शिक्षा पे ध्यान दिया जाए, और शिक्षा के बाद उनको कैसे रोजगार प्राप्त किए, उस रोजगार के संसाधन को डेवलप किया जाए। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसके लिए मैं आप धन्यवाद देता हूं कि चैनल के माध्यम से आपने मेरे को अच्छा क्वेश्चन किया है। रिजर्वेशन की व्यवस्था जो देश की आज़ादी के समय, संविधान निर्माण के समय अम्बेडकर जी ने की थी, उस समय सामाजिक समानता के लिए इसकी की थी। और अम्बेडकर जी ने बहुत कुछ सोच के दबे कुचले समाज के लोगों को इस देश में बराबरी का दर्जा देने के लिए, सामाजिक समानता देने के लिए रिजर्वेशन की स्थापना की थी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूंसी में भी ले लो, पार्लियामेंट्री में ले लो, रिजर्वेशन की व्यवस्था उन्होंने की थी। अब मैं इस विषय पर कहता हूँ कि एजुकेशन के क्षेत्र में तो जागृति आई है, लोगों में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हो रहे हैं। युवा किसी भी वर्ग का हो, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति में एजुकेशन के प्रति लोगों में जागरूकता आई है रिजर्वेशन की। लेकिन आज भी आज़ादी के बाद में हमारी सरकारों को जिस गति से इन समाजों को आगे बढ़ाना चाहिए था, इन समाजों को इन स्कीम्स का या एजुकेशन का जो लाभ मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा। इसलिए रिजर्वेशन की आवश्यकता तो आज भी है, मैं महसूस कर रहा हूँ। हम यहाँ पर बैठ करके
जयपुर हमारी राजधानी है, हृदय स्थली है, इसमें बैठ करके नीचे गांव के जो ज़मीन पे काम कर रहा है उस आदमी के भौगोलिक, पारिवारिक, सामाजिक स्थिति का आकलन नहीं कर सकते। मैं रूरल क्षेत्र में रहता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ। आज भी मैं कह सकता हूँ 10 से 15% लोग सफल हो पाए हैं आज़ादी के बाद में। आज भी 85% लोग ऐसे हैं जिनको वंचित है, उनको कहीं न कहीं रिजर्वेशन की आवश्यकता है। मतलब इसलिए 85% 70-75 साल बाद के विकास के बाद भी, आज़ादी के बाद भी 85% लोगों को रिजर्वेशन की आवश्यकता है, और वो एजुकेशन से वंचित है, वो बेसिक एम्यूनिटीज और फैसिलिटी, रोजगार से वंचित है, सुविधाओं से वंचित है। डेफिनेटली आदिवासी क्षेत्र के अंदर जाएंगे है, डांग एरिया के अंदर जाएंगे है, वहाँ आज भी सड़कें नहीं, डांग एरिया के अंदर। मैं प्रभारी करौली बनाई गई थी, वो कहाँ गई? वो कागजों में से सिमट कर रह गई। मैंने देखा कि आज भी कई गांव ऐसे हैं, मंडराइल क्षेत्र में, करौली क्षेत्र में मैं प्रभारी रहा हूँ, चुनाव में प्रभारी रहा हूँ, संगठन का प्रभारी रहा हूँ। आज भी कई गाँव में लाइट नहीं है, वहाँ आज भी चिमनी जलती है, लालटेन जलती है, वहाँ आज भी लोग सड़क से वंचित है। वहाँ विद्यालय के अंदर विद्यालय तो है लेकिन शिक्षक नहीं है, कई जगह विद्यालय बड़ी भूमिका निभा रहा है इसमें, वंचित में। अब भ्रष्टाचार तो मैं भ्रष्टाचारी, और जो अभी तक मैं इसको भ्रष्टाचार से नहीं जोड़ सकता मैं भ्रष्टाचार से, तो लेकिन साल में अगर आंकड़े मैं ये कहना चाहूँगा, वो आंकड़े इकट्ठे किए करो जो सवाई माधोपुर क्षेत्र में कितनी सड़कों पे कितना बजट आया, आप ये आंकड़े तो इकट्ठे करो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप युवा हैं, मेहनत करते हैं, तो वो आंकड़े इकट्ठे करो कितना बजट आया, और क्या उस बजट से क्या सड़कें सवाई माधोपुर और आसपास के क्षेत्र की चमाचम नहीं हो जानी चाहिए, वो विकास नहीं हो जाने चाहिए? नहीं, ये आप सही विकास नहीं होना चाहिए। आप युवा पढ़ के रोजगार लेने की जगह देने की बात करें, मोदी जी बोल रहे हैं रोजगार लेने की बात मत, लेने की बात तो करो, लेकिन दो आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। उस टैलेंट को बढ़ाओ जो मतलब हाथ ये नहीं करके ऐसे करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। 75 साल में आपका हमारा विकास तो मतलब आपका हमारा इतिहास तो पराक्रम दिखाने का रहा है, तो वो पराक्रम की जगह आप और हम हाथ फैलाए बैठे। आपने ये सही कहा है कि अभी 2013 के बाद में जब वसुंधरा जी की सरकार थी, उन्होंने ग्राम पंचायत लेवल पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोले थे, तब जाकर बच्चियों को पढ़ाने के प्रति अभिभावक जागरूक हुए थे। नहीं तो गांव के अंदर 5वीं तक की क्लास थी, 5वीं तक बच्ची को पढ़ा के हटा देते थे। जहाँ 8वीं तक का विद्यालय था बच्चियों को नहीं पढ़ाते थे, जहाँ 10वीं तक का विद्यालय था वहाँ तक पढ़ा लेते थे, बाद में आगे बच्चियों को भेजते नहीं थे। लेकिन आज ग्राम पंचायत लेवल पर सीनियर सेकेंडरी विद्यालय होने से आज मैंने इस पर्यावरण ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद राजस्थान के 12-13 जिलों के अंदर प्रवास हुआ है। मैं विद्यालयों में गया तो 85 से 90% तक बच्चियाँ पढ़ती है, 10% ही बच्चे हैं, बाकी बच्चियाँ हैं। तो मुझे खुशी है, बच्चियाँ पढ़ रही हैं उन विद्यालयों के अंदर है। बच्चों बाहर चले जाते हैं, बच्चों को तो अभिभावक बाहर भेज देते हैं, लेकिन बच्चियों को नहीं भेज, पढ़ने के लिए तो रोजगार भी करते हैं, लेकिन पढ़ने की उम्र के अंदर 12वीं क्लास तक के बच्चे तो पढ़ते ही हैं। तो 12वीं क्लास में पहले बच्चियों की संख्या कम हुआ करती थी, अब बच्चियों की संख्या ज़्यादा हो रही है, बच्चे तो बाहर भेज देते हैं। तो मैंने वहाँ कई बार कहा भी है कि अब मुझे लग रहा है कि जब बच्चियों को समाज पढ़ा रहा है तो बच्चियाँ पढ़ रही तो राजस्थान ज़रूर आगे बढ़ रहा है, और जब बच्चियाँ पढ़ेगी तो हमारा राजस्थान बढ़ेगा, वो घरों के अंदर खुशहाली लाएगी। आपके क्षेत्र पे वापस आ जाते हैं बामन सीट पे, और मैं तो सवाई माधोपुर की बात करूंगा, पूरे सवाई माधोपुर क्या क्या कमी है, और अगले 5 साल में राजस्थान सरकार जहां आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट है, आप क्या अपेक्षा रखते हैं? अपेक्षा तो नहीं कहूँगा, अपेक्षा क्या रखते हैं आप? मैं राजस्थान के हमारे सवाई माधोपुर क्षेत्र, पूरे क्षेत्र की, पूरे जिले के लिए क्या क्या डेवलपमेंट है ऐसे आप पॉइंट्स में? मैं पॉइंट्स में आपको 5 पॉइंट्स ऐसे बता देता हूं जिनकी हमको ज़रूरत है, हम सरकार से डिमांड भी करेंगे और रिक्वायरमेंट करेंगे, और हम मिलेंगे मुख्यमंत्री जी से भी उन विषयों को लेकर के आने वाले समय के अंदर। हमारे एक तो अभी जो है रोजगार का मैंने पहला बताया, रोजगार हमारे वहाँ पर रोजगार समझो आप, रोजगार कहने से डेवलप नहीं होगा। रोजगार किस तरह से डेवलप होना चाहिए? क्या आप 20 साल से काम कर रहे हैं, ये नहीं पता चला कि किस तरह से रोजगार को बढ़ाया जाए, कि एग्रीकल्चर को बढ़ाया है या प्लांटेशन? हाँ, वहाँ मैं बता रहा हूँ, यही बात कर रहा हूँ। हमारे वहाँ अमरूद का प्रोसेसिंग यूनिट लगना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलेगा। हाँ, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगना चाहिए। वहाँ तिलम संघ अगर चाहे तो वहाँ बड़ी तेल की मिलें खोल सकता है। हाँ, वहाँ खूब प्रोडक्शन है। सवाई माधो खूब शानदार प्रोडक्शन सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। तिलहन देने के लिए है इतना कितना टर्न? अब मैं एग्जिट तो नहीं बता सकता, लेकिन उसमें दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक 4 जिले जुड़े हुए हैं, तो आराम से ये इसमें नहीं है। अभी कुछ मैं कह रहा हूँ ना, वहाँ नहीं है, दौसा में, करौली में, टोंक में, सवाई माधोपुर में नहीं है कहीं पर भी।
ऐसा कोई रोजगार का बड़ा साधन नहीं है, वहाँ व्यवस्था नहीं है। और 4-5 जिलों की बात कर। दूसरा है ERCP को जल्दी से जल्दी लागू कर दे तो हमारे किसानों को, इसी गवर्नमेंट में पानी बह जाए आपके। हाँ, हम चाहते हैं कि हमारी सरकार, मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार इस 5 साल के कार्यकाल के अंदर ERCP के माध्यम से किसानों के खेत तक पानी ले आएगी। मैं मुख्यमंत्री जी से, जाएगा क्या पानी? किसानों के खेतों तक पानी पहुंचेगा। जाएगा। हाँ, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं विशेष रूप से, तो ये कहना है कि कांग्रेस ने तो केवल हमेशा पानी पे किसानों के हित में नहीं है, क्योंकि वो जो पानी आना था उससे काफी कम पानी लेके कांग्रेस तो NOC नहीं ले पाई है MP सरकार से, किसी भी सरकार से। वो तो कभी उन्होंने कदम ही आगे नहीं बढ़ाए। हमारी सरकार के मुख्यमंत्री जी ने तो सीट पे बैठते हैं, MOU कर लिया मध्य प्रदेश से, और राजी हरियाणा से भी कर। अभी दूसरा ERCP का हमारा मुद्दा है। तीसरा एजुकेशन है। एजुकेशन में भी हमारे बड़े इंस्टीट्यूट वहाँ खुले। अब मेडिकल कॉलेज हमारा सवाई माधोपुर का स्वीकृत तो है, लेकिन वो संचालित हो, वहाँ पर लोगों को पढ़ने की व्यवस्थाएं हो, ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं हो। तो एक अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में चाहता हूँ कि कोटा की तरह, सीकर की तरह हमारा सवाई माधोपुर एजुकेशन हब बन जाए, तो बड़ा रोजगार लोगों को मिल सकता है। हज़ारों के नहीं में लाखों की तादाद में रोजगार मिल सकता है लोगों को। तो सरकार से भी मैं आग्रह करूँगा कि वहाँ पर इसको एजुकेशन का हब बना दिया जाए। चौथी बात आती है सड़कों का जाल। अभी भी कई जगह पर टूटी फूटी सड़कें हैं, कनेक्टिविटी नहीं है। कनेक्टिविटी की भी वजह से गांव का डेवलपमेंट अभी नहीं हो पा रहा है। किसान का माल उसको मंडी तक पहुंचाने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी कई ऐसे गांव हैं जहां मैं जाता हूं तो अभी 2-2 फीट पानी के अंदर स्कूल के बच्चों को पढ़ने जाना पड़ता है, स्कूल के टीचरों को पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। हमारे बड़ा गाँव सरवर की रोड है। अभी इधर आसपास में एक बेरखंडी गाँव, उसकी बड़ी स्थिति खराब है। ऐसे मैं आपको 50 गांवों के नाम गिना दूं जहां आज भी कनेक्टिविटी सही ढंग की नहीं है। और अभी जो इतने इस साल अत्यधिक है पंचायत राज्य के तहत, और इतने सारी मतलब ग्रामीण प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये योजना सालों से चलती आई है। सब ऐसा है कि समय पर सड़कों का दुरुस्तीकरण नहीं होता है, वापस उनका मेंटेनेंस नहीं होता है, बजट लगाया नहीं जाता है। अभी पिछले साल के अंदर कांग्रेस राज में जो भी सड़कें बनी है घटिया स्तर की बनी है, जो इस बारिश में एक बारिश नहीं झेल पाई है, उखड़ के गड्ढे में तब्दील हो चुकी है वापस। अभी ये नमूना है। मैं उठा रहा हूँ उन मुद्दों को, मैं उठा रहा हूँ। मैंने कहा अधिकारियों को कहा, और मैंने कहा मैं जांच करवाऊंगा। भ्रष्टाचारियों को पूरा उजागर करके छोड़ेंगे। बस ये बारिश का टाइम निकल जाए, इसके बाद में उजागर करेंगे एक सड़क का पूरा। मैं दोबारा आपसे इंटरव्यू करूंगा इस मामले में। आप कीजिएगा, बेशक कीजिएगा। मैं भ्रष्टाचारियों को उनको उचित स्थान मिलेगा उनका जहाँ होनी चाहिए। मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ रहा हूँ, शुरू से संघर्ष किया है, और इसीलिए मेरी आवाज़ को दबाने का प्रशासनिक स्तर पर प्रयास किया जाता है। अपोजिशन के लोग भी करते हैं, लेकिन प्रशासन हमारा है। इसलिए अब कॉम्बिनेशन करके जहाँ पर भी गलत काम है उनकी जांच करवाएंगे, जहाँ पर भी गलत काम है उनकी जांच करवाएंगे। और हम सरकार से पूरी रिकमेंड करेंगे कि इस क्षेत्र को अब डेवलपमेंट करने के लिए हम तो मुस्तैद हैं, प्रशासन को मुस्तैद करें, और हम जो डिमांड करेंगे उसको पूरा करें, तो हमारा क्षेत्र प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। बहुत सारे अवसर हैं। अभी हम ये चाहते हैं कि हमारा जो बोली क्षेत्र ले लें, बामनवास क्षेत्र ले लें, मलाना डूंगर जो विधानसभा क्षेत्र बामनवास का हिस्सा है, चौथ का बरवाड़ा ले लें, खंडार ले लें, वहाँ पर अपराध बहुत बड़ा है। पिछले ये मैं मानता हूँ ये अपराध बड़ा बजरी के कारण है। अब बजरी की लीगल में जो भ्रष्टाचार 20 सालों से चल रहा है, शायद ये इसको मैं कहता हूँ इसको लीगल व्यवसाय बना दिया जाए। इसको सरकार अगर पट्टे दे दिए जाए किसानों के खेतों में, पट्टे तो दे रखे होंगे, अभी नहीं दिए, अवैध रूप से निकलती है बजरी। अब उसमें क्या खेल हो रहा है, उसमें प्रशासन के ब्यूरोक्रेसी के लोग भी शामिल है, बड़े लोग शामिल है, सब लोग। तो नीचे का आदमी तो आज भी मरा पड़ा है। लोगों ने अपने घर का खर्च चलाने के लिए ट्रैक्टर भी खरीद रखे हैं, दूसरे साधन भी खरीद रखे हैं, तो उनको मौका लगता है तो निकाल लेते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनका शोषण कई तरीके से होता है। तो मैं चाहता हूँ इस करप्शन को लीजिंग दे दिया जाए, पट्टे दे दिए जाए, तो अपने खेत से पट्टा बना करके वो लीगल वे में निकाल सकते हैं, और अपना रोजगार का एक उनको नया एक रोजगार सृजन हो सकता है। उससे लोगों को आर्थिक समृद्धि मिल सकती है। हमारी फसलों को MSP पे खरीदा जाए, किसान की फसल को MSP स्टेट दोनों आपकी अब तो खरीदो। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से, कई जगह पे घोषणा भी करी है। अभी MP के अंदर चुनाव हो रहे हैं, तो अभी ये घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी पार्टी ने करी है। ये सॉरी हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार ने कहा कि जहाँ जितनी फसल पैदा होगी उसको MSP पे खरीदी जाएगी। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, और मैं किसानों के बीच में रहा हूँ। अभी पहले कांग्रेस के राज में, या मैं कहता हूँ 10 साल पहले जो जितनी फसल खरीदी जाती थी उससे कई गुना खरीद हो रही है, और मैं चाहता हूँ और बढ़े।
तो मैं तो अब सरकार 100% तो खरीद नहीं कर सकती, लेकिन 50% भी किसानों की फसल को एमएसपी पे खरीद लें तो किसानों को आर्थिक समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान सहयोग मिलेगा सरकार की तरफ से। किसान सम्मान निधि की बात है, किसान सम्मान निधि 7,000 की जगह पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने अब बढ़ा करके 6,000 की जगह पे 1,000 और बढ़ा के 7,000 कर दिया। इसको मैं निवेदन करूँगा भारत की सरकार से, राजस्थान की सरकार के, कि इसको 10,000 कर दिया जाए तो किसान को अपने समय पर संबल मिलेगा, समय पर फसल को खाद के लिए, बीज के लिए, उराई के लिए, जुताई के लिए, डीजल के लिए, बिजली का बिल देने के लिए। जोन से आते हैं टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, ये सब, तो आपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में क्यों नहीं सोचा, क्यों नहीं बात उठाई? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी तो बहुत सारी रिसर्च और डेवलपमेंट और बहुत सारी चीज़ें। उन्हें ठीक कहा आपने, ये विषय मेरे ध्यान में नहीं आया था। हमारे वहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज है सवाई माधोपुर में, और बीएससी होता है वहाँ पर हमारे, एमएससी नहीं है लेकिन बीएससी है वहाँ पर। और एग्रीकल्चर से निकले हुए कई बच्चों ने अच्छे अपने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कहाँ अच्छे जॉब में गए, अच्छी जगह पर गए हैं। तो आपने अच्छा कहा, वहाँ पर हमारे मेडिकल कॉलेज के साथ में अगर एग्रीकल्चर कॉलेज भी खुलता है तो नई उस पर रिसर्च होंगे, नए शोध होंगे। मैं राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान का भारत सरकार की तरफ से मेंबर भी हूँ, प्रतिनिधि हूँ, जो मथुरा में है। उसका सेंटर ऑल ओवर इंडिया का जो राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय कुछ भी है संभावना? अविका नगर टोंक में इसका भेड़ अनुसंधान केंद्र है। बकरी, हाँ, बकरी अनुसंधान केंद्र उसका सदस्य है। मतलब जो दूध बड़ा स्कोप है। इसके लिए मैं अगर आप आज के इसी चैनल के माध्यम से कहूँ तो मैं तो कहूँगा कि विद्यालयों के अंदर बकरी का दूध पौष्टिक आहार है वो, तो उसको विद्यालयों के अंदर जो दूध दिया जाता है गाय का, भैंस का, है तो अगर बकरी का दूध दिया जाए तो बच्चों के लिए ज़्यादा लाभकारक होगा। अगर जहाँ पर अपन हॉस्पिटलों के अंदर जहाँ बच्चियों महिलाओं की डिलीवरी होती है उसमें बकरी का दूध दिया जाए तो वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। और यह एक औषधि का रूप है, औषधि का। और इसमें बकरी पालन में लोगों को मोटिवेट किया जाए, रोजगार बढ़ा दिया जाए, और एक एक बकरी, मैं तो कहता हूँ कि परिवार को एक एक बकरी सरकार की तरफ से दी जाए तो इसमें बड़ा एक संबल मिलेगा गरीब परिवारों को, और रोजगार भी बढ़ेगा, उनकी ताकत भी बढ़ेगी। इसके प्रति लोगों को मोटिवेट भी किया जा सकता है। ये एक अच्छा ग्रामीण क्षेत्र के लिए अच्छा रोजगार का साधन बन सकता है। आपसे अच्छी चर्चा हुई और हम उम्मीद करेंगे ये चर्चा आपसे आगे भी करते रहेंगे, आपके क्षेत्र के बारे में, आपके क्षेत्र के पूरे सवाई माधोपुर के विकास के बारे में और संभावनाओं के बारे में। किस तरह से आगे आने वाली चर्चाओं में हम चाहते हैं और आंकड़े आप लेके आएँ और संभावनाएं और खोजें कि सवाई माधोपुर को किस तरह से विकसित और जिला बनाया जा सकता है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।